हम कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। यहाँ पे देखो, कोई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो नीट के लिए भी और JEE के दोनों के लिए ये स्ट्रैटेजी होगी। जो अभी 11th स्टैंडर्ड में करंटली है उनके लिए स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो बेसिकली समझते हैं हम, जब हम पढ़ाई करते हैं, तीनों सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, बेसिकली मैं फोकस कर फिजिक्स के ऊपर करके बताऊँगा, लेकिन मैंने बायोलॉजी, मैथ्स और केमिस्ट्री को भी टच करके यहाँ पे ये पूरा प्रेजेंटेशन तुम लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। तो जब कभी हम पढ़ते हैं तो बेसिक प्रिंसिपल होता है ना। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि हम पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एनालाइज करेंगे और अपने गलतियों से सीख के रिवाइज करेंगे, ठीक है। लर्निंग में क्या होगा, सबसे इनिशियल स्टेज होगी लर्निंग, ठीक है, जो क्लासरूम में हम करते हैं। अगर तुम क्लासरूम करो, क्लासरूम में अच्छे से ध्यान दोगे तो स्टेज 1 क्लियर होगी। तुम्हारे क्लास मिस हो जाएंगे तो स्टेज 1 क्लियर नहीं होगी, और आगे के सभी 4-5 स्टेज है वो फ्लॉप चले जाएंगे और रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा रैंक स्कोर करना है JEE में और नीट में, तो ये बेसिक प्रिंसिपल अगर हम फॉलो करते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम सभी लोगों का अच्छे से अच्छा रैंक आएगा। तुम जो इमेजिन कर रहे हो उससे भी बढ़िया रैंक आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये ऑल इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है, और ये पूरी दुनिया की, भारत की, इंडिया की नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया की जो नीट और JEE एग्जामिनेशन है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम मानी जाती है, ठीक है। अगर हम किसी नेशनल लेवल, इसको इंटरनेशनल लेवल की एग्ज़ाम कहना चाहिए, उसके लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा लेज़र शार्प फोकस, कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी हमारी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहली बेसिक स्टेप है लर्न। पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ना है उसकी बात है। लेक्चर रेगुलर अटेंड करोगे, क्लासरूम में मैं जो सिखा रहा हूँ उसके लेक्चर रेगुलर अटेंड करोगे, मतलब फ़िलहाल तो ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन, जब ऑफलाइन में होगा तो हम ऑफलाइन की बात कर लेंगे, ठीक है। कुछ हम बुक रेफ़र करेंगे। किसी को लगता है नहीं सर मैं NCERT रेफ़र करूँगा, बायोलॉजी के लिए मोस्टली बच्चे NCERT रेफ़र करते हैं। जो कोई रेफरेंस बुक है, एक रेफरेंस बुक हम साथ में रखेंगे। 10-12 बुक खरीद के रखने में कोई मतलब नहीं होता है, सबसे बढ़िया होते हैं हमारे क्लास के नोट्स, ठीक है। तो क्लास नोट्स ठीक हो गए मेरे, एक रेफरेंस बुक भी मेरे साथ है, मेरे तसल्ली के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी है कि मुझे लगता है कि और प्रैक्टिस मुझे चाहिए, वो साथ में रखना। और एक से इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात क्या है यहाँ पे, बार बार बुक बदलना नहीं है, बार बार स्ट्रैटेजी भी नहीं बदलना है। एक स्ट्रैटेजी, एक बुक हमारी रहेगी, उसी को हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और खुद के ऊपर विश्वास रखना है, और जिसके पास तुम सीखने जा रहे हो उनके ऊपर भी तुम्हें विश्वास रखना है। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। पहले तो ये बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा, आगे चल के डेली में जो हम प्लानिंग करते हैं उसका एग्जीक्यूशन का भी मेथड मैंने बताया, उसकी भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ढेर सारे सोर्स हमारे पास हैं। पहला तो वो हम क्लास में जो क्वेश्चन करते हैं या जो हम DPP हमारे पास हैं उसके अंदर से प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो यहाँ से एक चीज़ नोट कर लो, जिनके पास प्रीवियस ईयर के कभी कोई बुक नहीं होगी वो ख़रीद ले अभी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कोई JEE प्रिपेयर कर रहा है वो JEE प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले ले, कोई नीट प्रिपेयर कर रहा है तो प्रीवियस ईयर नीट की कंप्लीट एक छोटी सी बुक आती है 100-200-300 रुपये की, जो कुछ आएगी वो साथ में रखनी है अभी ये स्टेज में, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया था अभी, लेकिन ये स्टेप आ गई है जहाँ पे हमें अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। DPP, सो DPP हो गया हमारे पास, क्लासरूम में जो क्वेश्चन है वो हो गए। NCERT के क्वेश्चन में करवाऊंगा आगे चल के, अभी जो रिवीजन में हम करेंगे तो NCERT के क्वेश्चन में भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ साथ हम करेंगे। तो ये सभी चीज़ें मैं भी करवा रहा हूँ और साथ साथ तुम लोगों को भी एफर्ट डालने हैं। बच्चे गलती क्या कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, सुन लो पहली बात पूरे, फिर मुझे डाउट बाद में पूछ लेना। लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग देन यू आस्क मी डाउट्स। यहाँ पे गलती क्या होती है तुम्हारी जो हम अननोटिस करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस तुम्हें करनी है ज़्यादा, मैं इनपुट दूंगा टीचर से या ये बाकी सोर्सेज से, तुम्हें इनपुट्स मिलेंगे और उसको लेके तुम्हें एफर्ट लगाने हैं। ना तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए एफर्ट लगा सकते हैं, ना टीचर तुम्हारे लिए एफर्ट लगा सकते हैं। तुम्हें खुद को इम्प्रूव करने के लिए खुद को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जो बच्चे सीरियस है वही सुने, जो बच्चे सीरियस नहीं है इनके लिए, उनके लिए तो फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। फिर ठीक है, हमारे पास मटेरियल भी आ गया प्रैक्टिस करने के लिए। हमारे पास क्या क्या मटेरियल है प्रैक्टिकली अगर देखे जाए तो, क्लास के क्वेश्चंस, हम जो DPP लेते हैं या क्विज़ लेते हैं, और साथ ही साथ जो हम एग्ज़ाम लेते हैं ऐप के ऊपर, मैं दोहरा रहा हूँ, वही चीज़ दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमें लगता है कि सर वो नहीं, हमें हमेशा हमें क्या लगता है 2-2 महीने में हमें नए नए कुछ अलग अलग क्वेश्चंस चाहिए होते, अलग अलग बुक चाहिए होते।
तो अगर कोई टीचर या कोई मेंटर तुम्हें एक ही चीज़ फिर से रिकमेंड करता है, तुम्हें लगता है ये नहीं यार ये सेम ही चीज़ बता रहे हैं फिर से, वो सेम ही चीज़ ही करना ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि कोई डीसी पांडे लेके आया, बीएम शर्मा लेके आए, एचसी वर्मा लेके आए, एररलेस लेके आए, ढेर सारी बुक लेके आके बैठ गए, वो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। मार्केट में देखोगे तो जेई और नीट के प्रिपरेशन करने के लिए ऑथेंटिक बुक 1000 है, 2-3 हज़ार तो वैसे भी बुक पड़े हुए हैं मार्केट में। क्या तुम जो ऑथेंटिक मतलब क्या, वो जेन्युइन जो अच्छे बुक है वो खरीदोगे क्या? 1000 बुक खरीद के क्या करोगे तुम? ठीक है, तो वो बता रहा हूँ तुम्हें कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, दोज आर सफिशिएंट रिसोर्सेस। हाँ, एक ही बुक रखो रेफरेंस बुक, एक से ज़्यादा बुक खत्म हो, अगर वो हो गई तो बात अलग है। एक बुक तुम खत्म कर लिया, सर ये भी पूरे क्वेश्चन इसके हो गए, तो बात अलग है। इकट्ठा ही तुम 3-4 बुक, कोई दोस्त बोल रहा है कि यार इससे कर मेरा हो रहा है, कोई तुम्हारा तीसरा दोस्त बोल रहा है यार वो क्या घटिया बुक यूज़ कर रहा है, ये बुक यूज़ कर, उससे अच्छे क्वेश्चन है, उससे काम नहीं होता है। हम हमारे हिसाब से क्रिकेट की बैट सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही हम हमारे प्रिपरेशन के लिए हमारे अंडरस्टैंडिंग की कोई एक बुक सिलेक्ट करेंगे। हाँ, रिकमेंडेशन हो सकता है कि मैं कहूँगा कि बच्चों एचसी वर्मा करो, उसके अंदर है, ये रिकमेंडेशन हो सकता है। तुम्हें देखना है कि तुम्हारे लिए कौन सी बुक अच्छी है। ये रिकमेंडेशन, वन साइज डजंट फिट्स ऑल, इसलिए तो साइज अलग अलग होती है ना। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं उसकी साइज़ अलग होती है, किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसकी साइज़ अलग है, किसी की हाइट कम है उसकी। वैसे हमारी हर एक स्टूडेंट की, हमारी हर एक इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग, एनवायरनमेंट और पढ़ने के तरीके अलग है, तो उसके लिए हमारा रिकमेंडेशन भी अलग अलग होगा। एक मतलब क्या कह सकते हैं उसको, बीमारियां अनेक है, उसको एक ही दवाई कैसे हो सकती है? इट इज़ लाइक दैट। आगे चलते हैं, तो हम एग्ज़ाम लेते हैं। ये पोर्शन क्रिटिकल होता है। जो यहाँ सीरियस है वो ये करेगा, और जो यहाँ सीरियस है वो अल्टीमेटली एग्ज़ाम से कभी नहीं डरेगा। जो यहाँ सीरियस नहीं है वो उसकी तो बात ही छोड़ दो, वो गधा है। जो यहाँ सीरियस है और ये नहीं करता, वो एक्सक्यूजेस देता है एग्ज़ाम देने में। जो ये करेगा उसको बिल्कुल डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी या क्विज़ हम जो लेते हैं वो एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। डर के क्या होगा बच्चे? तुम एग्ज़ाम को डरते हो, क्यों डरते हो? मार्क्स कम आ जाएंगे, घर पे मम्मी पापा डांट देंगे, तो मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, फिर गालियाँ सुननी पड़ेगी। तो वो एलिमिनेट करने के लिए हम एग्ज़ाम ही नहीं देते कि मेरा प्रिपरेशन नहीं होगा। वो प्रिपरेशन नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा गया, तुम नेशनल लेवल कंपटीशन में हो, तुम कहीं लोकल कंपटीशन में हम उतर नहीं रहे। ये नेशनल लेवल की कंपटीशन थी, यहाँ पे सीरियस लेवल भी उतनी ही चाहिए। थर्ड, फिर एग्ज़ाम देने के बाद हम एनालिसिस करेंगे कितने बच्चे कर पाते हैं। जो करते हैं उनको तो 110% बेनिफिट होता है, और ये प्रूवन है। ये जो टॉपर्स होते हैं, एम्स के टॉपर, नीट के टॉपर, मेंस के टॉपर, एडवांस के टॉपर, ये यही फॉलो करते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, और बेसिक प्रिंसिपल ही नहीं पता है हमें तो फिर कोई भी रैंडम डायरेक्शन में हम अंधेरे में पत्थर मारेंगे। बाय लक लाइफ जीनी है, बाय चॉइस लाइफ जीनी है। बाय लक बहुत कम होता है, बाय चॉइस जो जीता है उसका लक भी अच्छा होता है। तो हमें एनालिसिस करना है कि एग्ज़ाम के बाद तुरंत एनालिसिस करना है। हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, उसके तुरंत बाद हमें सॉल्यूशन दिख जाता है, और मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि मुझे बच्चे अभी पूछेंगे डाउट, मुझे अभी पूछेंगे व्हाट्सएप पे, मुझे कोई ना कोई क्वेश्चन भेजेगा कि सर ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं समझा, प्लीज़ ये बताओ ना क्या है। तो वो तो मैं बहुत रेयरली देख रहा हूँ, कोई पूछता ही नहीं है। तो वो एनालिसिस नहीं करते, इसलिए तो पूछते नहीं है। वो एनालिसिस हमें करना है कि उसका डिटेल एनालिसिस करना है। क्या क्या पैरामीटर्स पे एनालिसिस करोगे, तुमने एग्ज़ाम में कितना टाइम लिया, तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी थी, और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्वेश्चन क्या था। वो समझता है हमें क्वेश्चन पढ़ने से, अरे बाप ये डिफ़िकल्ट, अरे ये इजी क्वेश्चन है। तो वो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को कितना अचीव कर पाते हो तुम? मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हो, या सिर्फ ईजी क्वेश्चन तुमसे बनते हैं, या कोई गूगली वाला क्वेश्चन डाल दिया तो वो क्वेश्चन तुमसे बनता है या नहीं बनता। वो एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर एनालिसिस होगा तो रिविज़न करने में तुम्हें पता चला कि क्या करना है। रिवीजन एनालिसिस होगा तब तुम रिवाइज करोगे, अच्छा इलास्टिसिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट तो मेरे क्लियर है, उसके तो क्वेश्चन आसानी से लग जा रहे हैं मेरे। लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी के या यंग्स मॉडल्स के या कोई भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के तुम आइडेंटिफाई कर लोगे वहाँ से कि ये मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुम फिर उसी का ही रिवाइज करोगे। अगर ये कुछ भी नहीं कर रहे हो, हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं और ये करते हैं, ये पूरा स्किप हो जाता है। उससे क्या फ़ायदा है बेटा? वो तो सिर्फ तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, उससे अच्छा कोई मैगजीन पढ़ लो यार, उसका क्या मतलब है? ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ ही तुम्हें रिवीजन को हेल्प करेगी।
तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या डिफ़िकल्ट क्या इजी, और तुम रिवीजन करने लग जाते हो, कोई मतलब ही नहीं है उसे। ये जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस एग्ज़ाम एनालिसिस। उससे तो इम्प्रूव होते हैं ना, कि आज क्या गलती की है उससे सीख के मैं कल उसे इम्प्रूव करूँगा। तुम्हें गलती ही नहीं पता तो इम्प्रूव करने का स्कोप ही नहीं है वहाँ पे, तो रिवीजन करने का वहाँ पे कुछ स्कोप ही नहीं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ रिवाइज क्या करना है, शॉर्ट नोट्स निकालो, गधा मेहनत नहीं करनी है हमें। हमारे क्लास लेक्चर्स के नोट्स हमारे पास है, क्लास लेक्चर नोट्स हमारे पास है, उसी के अंदर ही मार्क करो कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें लगता है कि ये पॉइंट में हमेशा भूल रही हो, ये फॉर्मूला में पूरा टॉपिक के नोट्स मेरे अच्छे से लिखे हैं लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट में भूल जा रही हो या भूल रहा हूँ मैं, तो उसे थोड़ा सा हाईलाइट करो, या सेपरेटली स्टिकी नोट्स तो बहुत बढ़िया होते हैं हमारे नोटबुक के अंदर ही, जहाँ पे तुम्हें लगता है कि कुछ मिसिंग फॉर्मूला है तो स्टिकी नोट लगा दो, क्योंकि मुझे लगता है पेज के ऊपर जगह नहीं है तो स्टिकी नोट लगा दो। ये तुम्हारा पेज है पूरा भर चुका है, ये पूरा पेज, यहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा दो, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हें लगती है वो ऐड करनी है वहाँ पे, या कुछ एक्स्ट्रा नोट्स तुम्हें लगते हैं कि यही पॉइंट इस पेज के ऊपर ज़रूरी है, बाकी तो क्या है वो एक्सप्लेनेशन है, तो वो वैसा करो, शॉर्ट बनाओ उसे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करने से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब उसको रिविजिट करना है वो टॉपिक को, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया था पहले, मैं वापस शेयर कर दूंगा हमारे ग्रुप के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। क्या गारंटी है कि आज जो तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया है 2 महीने बाद एक्यूरेटली वही क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा? आज तुमने कोई क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया कि ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है, तो 2 महीने बाद तुम्हें पता तो होना चाहिए कि पिछले 2 महीने पहले कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वो उसका मार्किंग कहाँ है, दिमाग में कितनी चीज़ें रहती, इतनी दिमाग में चीज़ें हम नहीं रख सकते। तो वो भी ज़रूरी होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हमने अभी रोटेशनल मोशन का वो एग्जांपल किया एडवांस लेवल का, जेई एडवांस का, तो मैंने कहा कि एडवांस के लिए ज़रूरी क्वेश्चन है, तो तुमने वहाँ पे ही मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन एडवांस का है, सर ने बोला था ये एडवांस के लिए है, नीट के बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं। तो वैसे छोटी बातें ही बड़ा बनाती है, बड़ी बड़ी बातों करने से कोई बड़ा नहीं होता, छोटी बातें इंप्रूव करने से ही कोई बड़ा होता है। ठीक है, सो रिवीजन करेंगे और फिर तब नए क्वेश्चंस करेंगे हम। ये टॉपिक हो गया, क्वेश्चन भी उसके हो गए, इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने निकाल लिए, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी निकाल लिए। फिर मुझे लगता है कि यार अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई, मुझे लगता है मुझे रिवीजन करनी है नए क्वेश्चन से, मुझे और नए क्वेश्चंस चाहिए। तब सवाल आता है नए क्वेश्चन का, बच्चे यही पूछ लेते सर मैं अभी दूसरा कोई बुक मुझे बताओ, ये यहाँ आने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं बोल बोल के थक गया हूँ बच्चों का। अरे वैसा नहीं होता, तो मुझे फाइनली बहुत ये करके ये मैंने ये स्लाइड्स बनाया कि देखो इसके कारण ये गलतियाँ होती है। ठीक है, तो नए क्वेश्चन करने का टाइम कब है? जब ये सभी चीज़ें हो जाए तब। रैंडमली पत्थर मारते बैठोगे 2 साल ऐसे निकल जाएंगे, 2 बार रिपीट भी करेंगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तुम्हारे पास मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली एक ही मेथोडोलॉजी रखनी है। कोई कुछ बोलेगा आज करेंगे, कल कोई दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई, कोई परसों गया तीसरी स्ट्रैटेजी अपनाई। मैंने देखा है बच्चे हर हफ्ते में नई नई स्ट्रैटेजी लेके आते हैं, हर हफ्ते में प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने में बहुत मज़ा आता है, एग्जीक्यूशन करने में फिर पता चलता है कि हमने जो प्लानिंग किया है वो तो इतना टफ बना दिया हमने खुद के लिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग तुम खुद का प्लानिंग बना सकते हो। आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो कुछ सैम्पल स्केड्यूल में दे रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ ऐसा फॉलो होना चाहिए, लेकिन ये पैटर्न में फॉलो होना चाहिए। देखो 7 बजे कम से कम, मतलब 7 बजे तो उसके पहले ही उठना अच्छी बात है, लेकिन 7 बजे मान लो कि हम उठते फ्रेश हो जाते, 7:30 बजे तक हम फ्रेश हो गए। फिर उसके बाद हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, लर्न करना है, हमें कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। पहली बात समझ लो, ये वाले सेगमेंट में यहाँ पे हमें लर्निंग करनी, मतलब सीखना है। जनरली मॉर्निंग सेशन में हमारे क्लासेस हैं, केमिस्ट्री का क्लास, उसके बाद फिजिक्स का, फिर बायो का, जिसका मैथ्स है उसका मैथ्स का क्लास। तो ये तो क्लासरूम में ही हो जाएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है खुद से। क्लास रेगुलर अटेंड करो, मतलब ये स्टेप नंबर 1, लर्न थ्रू लेक्चर्स ऑनलाइन या बुक में से। तो मॉर्निंग के स्लॉट में तो हमारे सभी के क्लासेस हैं, तो क्लासेस में लर्निंग हो जाएंगे और इतना अच्छे से लर्न करेंगे, 110% क्लास में हम अटेंशन देंगे कि क्या सामने वाला क्या बोल रहा है उसको 100% ग्रास कर लेंगे। वैसा नहीं कि सुबह सुबह उठ के क्लास में चले गए, किसी ने बोला है क्लास जाना है तो गए, दूसरे दिन लगा आज नहीं जाते, आज तबीयत खराब है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। ये रीज़न ही नहीं चाहिए। जो जेन्युइन प्रिपेयर करता है उसको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉर्निंग सेशन में हमारे पूरे क्लासेस हो गए। क्लासेस में मैंने अच्छे से नोट्स लिख लिए, किसी के भरोसे नहीं रखना है कि मैं जेरोक्स ले लूँगा इसके नोट्स के, किसी के डुप्लीकेट करने से हमारी इंप्रूवमेंट नहीं होती। तुम खुद के नोट्स लिखोगे, खुद के हाथों से लिखोगे, खुद का इमेजिनेशन उसके अंदर हो जाता है। खुद के नोट्स कभी पढ़ के देखना, वो
जो जब तुमने लिखा है उसका पूरा तुम्हें पिक्चर रिकॉल होता है। इसलिए जेरोक्स पे होता तो कोई क्यों लिखने को कहता तुम्हें कि खुद के हाथ से नोट्स लिखो, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए तो कहते हैं लोग। फिर घर आ गए, ब्रेक वगैरह हो गया तुम्हारा। फिर यहाँ पे तुम जब घर आओगे 12 बजे आओगे, समझो 1 बजे तुम घर आ गए, ठीक है। तो थोड़ा सा 1.5 घंटा तुम इसका बायोलॉजी का क्लास में, चलो यहाँ तक तो तुम्हारा क्लासरूम का लर्निंग हो गया ये सेक्शन, ठीक है। घर आ गए तुम, लंच किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, भाई बहन जो होगा उनके साथ थोड़ा सा चिट चैट कर लिया, दोस्तों के साथ क्लास होने के बाद थोड़ा सा बातें कर ली, ठीक है। तो घर आना है, स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है, स्केड्यूल जिसका होगा उसी का भला होगा। रैंडमली करने से नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, छोटी सी चीज़ भी नहीं होती। ये तो तुम नेशनल लेवल की बात कर रहे हो सर। सो लंच कर लिया, फैमिली के साथ टाइम कर लिया और रेस्ट, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। ये तो घर पे ही होगा जब खाना खाओगे तुम। तो लंच हेल्दी फूड तुम्हें खाना है, खाने का भी साइंस होता है। तुम जंक फूड खा के आए, दोस्तों के साथ बाहर गए, थोड़ा पार्टी करके आए, बर्गर खा के आए, पिज़्ज़ा खा के आए, उसके बाद घर आए, तुम घर पे देखा तुम्हें सुस्ती आ गई, नींद आ गई, 2-3 घंटा सो गए तुम, पूरा पानी चौपट हो गया, पूरा स्केड्यूल का पानी चौपट। तुम्हें हेल्दी फूड खाना है, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, अच्छे चीज़ें खाओ। तुम लोगों को पता है मैदे की चीज़ें मत खाओ, बस बाकी कुछ भी खाओ तुम, ठीक है। मैदे की चीज़ें खाने से डाइजेशन स्लो हो जाता है और वो हमें बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट देने को कहता है। हम लेज़ी हो जाते हैं और सो जाते हैं, फिर हम कहते हैं सर बहुत नींद आ रही है। अरे तुम खाओगे ठीक से नहीं तो नींद ही आएगी। मैगी चाय बिस्किट खाओगे तो नींद ही आएगी तुम्हें। हेल्दी फूड खाओगे, फ्रेश फूड खाओगे, ईजी टू डाइजेस्ट होता है, नींद भी नहीं देता है और जल्दी से एनर्जी भी दे देता है वो, ठीक है। तो वो रीज़न होता है, हम कहते हैं कि दोपहर में मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। बिस्किट खाओगे तो खा तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आती है प्रैक्टिस की बात। यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हम बैठेंगे, ये आइडल प्लान है क्योंकि मॉर्निंग सेशन में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के क्लासेस हो जाते हैं। तो आफ्टरनून सेशन 2:30 से हम स्टार्ट कर देंगे, 2:30 से 5:30 3 घंटे तुम प्रैक्टिस करोगे। सो यहाँ पे 3 घंटे की प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी। तो उसमें तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी से करना कि 3 घंटे में कैसे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। जिसका बायोलॉजी होगा वो बायोलॉजी की प्रैक्टिस कर ले, बायोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना तुम लोग, उसका वेटेज ज़्यादा है। फिजिक्स केमिस्ट्री को इक्वली डिवाइड कर देना, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो हमारे जेई के बच्चे हैं वो तीनों को इक्वली वेटेज दे, इक्वली टाइम दे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 घंटे तुम्हारी पढ़ाई होगी। अगर तुम यहाँ पे क्लासरूम में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके नोट्स लिख लिए तो तुम्हारे 4.5 घंटे की पढ़ाई हो गई, ऐसा मान सकते हैं। सिर्फ क्लास में गए, कुछ लिखा भी नहीं और कुछ देखा भी नहीं और दूसरी चीज़ें देखते रहे तो तुम्हारे 4.5 घंटे की पढ़ाई नहीं हुई है। क्लास जाना मतलब पढ़ाई नहीं है, क्लास जाके नोट्स लिखना और अटेंशन देके पढ़ना उसको कहेंगे कि तुम्हारी पढ़ाई होगी। तो 4.5 घंटे तो पढ़ लिया तुमने क्लासरूम में हमारे साथ। घर आए 3 घंटे पढ़ना, यहाँ पे अच्छा खाओगे तभी ये 3 घंटे पढ़ाओगे। और ये सबसे क्रूशल है बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 घंटे निकाल लिए ना तुमने तो आगे के 2 घंटे को वो कॉन्फिडेंस देगा और यहाँ पे तुम और एंजॉय करोगे सेल्फ स्टडी में। रात में तो स्टडी करने में अलग ही कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो 3 घंटा ये ज़रूरी है क्योंकि क्लास के बाद तुम्हें लगता है कि मैंने भाई बहुत पढ़ाई कर ली, अभी मैं नहीं करूँगा पढ़ाई, तो हम यहाँ पे सोते हैं बच्चे, टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे सो गए 5:30 बजे, फिर नहीं हो पाती आगे की पढ़ाई। तो ये जो टाइम स्लॉट है 2:30 to 5:30 जहाँ पे तुम्हें 3 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना। हाँ, बीच में 15 मिनट ब्रेक ले लो, उसकी भी टेक्निक मैंने बताई, वो पोमोडोरा टेक्निक क्या होती है उसका भी वीडियो देख लेना, उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा। 3 घंटे हो गए, फिर ब्रेक ले लो, टी ब्रेक ले लो आधे घंटे का, गाने सुनो, मोबाइल पे गाने होते गाने सुनो, ठीक है। कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ लो या स्टडी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी मत करो, दूसरी एक्टिविटी करो आधे घंटे के लिए, ठीक है। घर से इतना भी दूर मत जाना, घर से दूर जाते हम गाड़ी निकाल के इधर इधर दोस्तों के साथ घूमते तो वो आधा घंटा का 1 घंटा हो जाता है, 1 घंटा का 2 घंटा हो जाता है। हम कहते कि जान दे आज का दिन छोड़ देते, कल से स्टार्ट कर देते। वैसे नहीं करना, थोड़ा आइसोलेट करो खुद से। और वैसे भी कोरोना का सीज़न चल रहा है तो आइसोलेशन रहना भी अच्छी बात है। उसके बाद फिर वापस बैठेंगे हम 6 बजे, 6 से 8 बजे पढ़ाई करेंगे। ये थोड़ा क्रूशियल टाइम होता है। यहाँ पे अगर तुम पढ़ाई कर ली ना बेटा 6 से 8 घंटे में, यहाँ पे पढ़ाई होती नहीं ज़्यादा क्योंकि 6 से 8 ये जो टाइम है थोड़ा वोलाटाइल होता है। मतलब बहुत एटमॉस्फेयर में वो साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यही चैलेंजिंग टास्क है। इसके अंदर तुम अगर कॉन्सेंट्रेट कर पाए मतलब तुम एग्जाम हॉल में भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, वोलाटाइल एनर्जी होती है। इसको अगर निकाल लिया तुमने तो वो एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेट करने में तुम्हें हेल्प करेगा। तो यहाँ पे भी तुम्हारी 2 घंटे पढ़ाई हो गई, 3 घंटे हो गई, 4.5 घंटे तो मॉर्निंग में ही हो गई है।
फिर 8 से 10 रिलैक्स चिल मारो, डिनर खाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, टीवी देखो, जो कुछ करना है। फ्रेंड को कॉल करो, भाई मैंने आज इतने घंटे पढ़ाई की, तूने कितना घंटा पढ़ाई की, देख मेरी अच्छी पढ़ाई होगी। तो वो क्या होता है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। और दोस्त भी ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला भी पढ़ाई कर रहा है। नहीं तो ऐसे दोस्त को कॉल कर रहे हो, किधर है, अरे मैं बाहर है, पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तू भी आ जा रहा, क्या पढ़ाई कर रहा है, छोड़ो। ऐसे दोस्त भी नहीं चाहिए हमें, फिर वो डिमोटिवेट कर देंगे कि वो भी नहीं पढ़ रहा है और तुम्हें भी पढ़ाई नहीं करने दे रहा है। तो फ्रेंड सर्कल भी होना, अच्छा होना 2 साल के लिए तुम्हें 11-12 में, वो भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, बाद में तो एंजॉय करना ही है। उसके बाद 10 बजे से 12:30 बजे तक 2.5 घंटे अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए 2.5 आवर यहाँ पे रखा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में भी क्या करना है वो आगे चल के हम देखेंगे। तो कितना घंटे पढ़ाई हो गई टोटल, 4.5 घंटे हमारे क्लास में हो गए, और मतलब 4.5 घंटे की लर्निंग हमारी हो गई, और 7.5 घंटे की सेल्फ स्टडी हो गई। तो कौन कहता है कि 7.5 घंटे पढ़ाई नहीं हो सकती मेरी सेल्फ स्टडी। तो 7.5 घंटे सेल्फ स्टडी होगी, 4.5 घंटे क्लासरूम में स्टडी होगी, ऐसे 12 घंटे हम पढ़ सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसके अंदर। मुझे टाइम भी मिल रहा है यहाँ पे, तो क्या तुम्हें कोई हेडेक ही नहीं ना, बस दिमाग को खुला रखना है। जो कोई प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ पे भी करनी है, और इजीली ब्रेक डाउन करके रखा है हमने। यहाँ पे गैप है, 2 घंटा बीच में गैप है, तो उसको बीट एंड पीसेस में अगर देखोगे ना, तो ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं लगेगा। 3 घंटे हो गए, अरे वाह, उसके बाद 2 ही घंटे पढ़ना है, और उसके बाद 2.5 घंटे ही पढ़ना है। तो कंप्लीट अगर देखोगे 7 घंटे, 7.5 घंटे, तो वो बड़ा लगेगा। 3, 2 एंड 2.5 ऐसा देखोगे तो लगेगा अरे ये तो हो जा रहा है। उसके बाद करते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा। 8 वीक का ये प्लान है, समझो ये फरवरी और मार्च, ऐसे 2 महीने का हमारा ये टारगेट रहेगा कि इससे हम क्या सीखेंगे और हमें क्या अचीव करना है। हमें टारगेट तो पता होना चाहिए ना, कि अगले 2 महीने में ये जो हम टारगेट अचीव करने जा रहे हैं वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली एंड इम्प्रूव योर लर्निंग। मतलब जो सुबह की मॉर्निंग सेशन है जहाँ पे हम क्लासरूम में जा रहे हैं, मेक श्योर कि क्लासरूम में तुम्हें सभी चीज़ें समझ रही है। अगर नहीं समझ रही तो खुद से पूछो क्यों नहीं समझ रही है, खुद से ही पूछो जेन्युइनली। दोस्तों से मत पूछो यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, वो बोलेगा कुछ अलग रीज़न, वो कोई, खुद से पूछो, खुद से ऑनेस्ट रहना सीखो। और वो क्यों नहीं समझ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं समझ रहा है तो कहाँ गलती हो रही है, उसे आइडेंटिफाई करो। हमारी हेल्प चाहिए तो उसमें हमारी हेल्प लो, और लर्निंग को सीमलेस बना लो। हर्डल नहीं होना चाहिए, अरे क्लास जाना है, हर्डल नहीं होना चाहिए, क्लास में अटेंशन करना है, वो हर्डल नहीं होना चाहिए, सीमलेसली एंजॉय होना चाहिए। वो हैबिट हमें कल्टीवेट करनी है, स्टेप नंबर 1। ठीक है, और वो स्केड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। आज क्लास गए, कल नहीं गए, मतलब नहीं है। फिर अगर तुम एक क्लास एक हफ्ते में मिस कर दे तो मतलब तुम्हारा पूरा मोमेंटम बिगाड़ रहे हो, और पूरा मोमेंटम बिगाड़ रहे हो मतलब तुम अच्छे प्लेयर नहीं हो, कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं हो, टीम में तुम्हें सिलेक्शन नहीं होगा, टीम से हकल दिया जाएगा। फिर टीम से मतलब वो एग्जाम के बाद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने का चांसेस कम हो जाएंगे। तो वो हैबिट बनानी है। अभी तुम में से कितने लोगों ने हैबिट बनाई वो मुझे पता नहीं, लेकिन स्केड्यूल जो फॉलो करेगा स्ट्रिक्टली, मीनिंग है इसका। नहीं तो मैं फॉलो द स्केड्यूल इतना भी लिख सकता था, स्ट्रिक्टली क्यों लिखा है। कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई ढिलाई नहीं देनी है 2 साल तक खुद को, वो हैबिट बनानी है। यही इसलिए हमारा ये टारगेट है हमारा, हम कंसिस्टेंटली हैबिट बनाएंगे उसकी। अब प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं कि ये जो 7.5 घंटे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आउटपुट मुझे क्या चाहिए। फिर तो प्लानिंग करेंगे ना, उससे क्या आउटपुट चाहिए। योर स्पीड विल इंक्रीज एज यू प्रैक्टिस। हमें स्पीड इंक्रीज करने ना, कहते हैं कि हमें टाइम नहीं पुरता है एग्ज़ाम में, 1 घंटे का टाइम होता है हमें, उसके अंदर फिर टाइम ही नहीं पुरता सर, टाइम की वजह से मेरे क्वेश्चन छूट गए। तो हमें स्पीड इंक्रीज करनी है। योर स्पीड विल इंक्रीज, कब स्पीड इंक्रीज होगी, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें स्टार्टिंग में ये 2 महीने के लिए आइडियल स्पीड हमें ये रखनी है। ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, फिजिकल केमिस्ट्री का है, ये फिजिक्स की बात है, और ये बायोलॉजी या मैथ्स में है वो उनकी बात है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन पर आवर ये हमारा टारगेट रहेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। बायोलॉजी होगा तो 70 क्वेश्चंस पर आवर, यहाँ पे किसी का मैथ्स होगा तो 30 क्वेश्चंस पर आवर। हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं क्या, ये हमें देखना है। नहीं कर पाते तो उसे इम्प्रूव करना है 2 महीने में, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव में जो टाइमिंग है वो टाइमिंग के हिसाब से हम खुद की स्पीड अलाइन कर सके। मतलब 1 घंटे में मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ, यहाँ तक मुझे आना है। पहले ही दिन से मैं कर पाऊँगा ये नहीं है, ये 2 महीने के बाद ये लेवल पे आना है हमें, 30 क्वेश्चंस पर आवर। ठीक है, वो बात हो गई। फिर प्लानिंग करनी पड़ेगी ना कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ भाई।
बेसिक मैथ्स है, और एक गोल्डन चांस मैंने रख दिया है कि मैं साथ साथ तुम्हारी रिवीजन भी करके दे रहा हूँ। सो बेसिक मैथ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर कैलकुलस, यूनिट डायमेंशन, 1D, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल, वर्क डन, ये हमने लिख लिया कि ये टॉपिक मुझे 2 महीने के अंदर पढ़ने हैं। फरवरी मार्च, ये 2 महीने के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है, मैंने तो स्केड्यूल भी डाल दिया है ग्रुप के ऊपर। ये एग्ज़ाम होने वाली है 7 फरवरी को, 14 फरवरी को, तो वो एग्ज़ाम भी तुम्हें हेल्प करेगी एक्स्ट्रा तुम्हारे प्रिपरेशन में। तो सभी चीज़ें अभी से बहुत अच्छे से अलाइन होगी, तो उसका मेरा मानना है कि तुम लोगों ने एडवांटेज लेना चाहिए। तो ये हमने टाइम टेबल बना लिया कि मुझे फिजिक्स में ये पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल, आयुपैक नेम, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, ये केमिस्ट्री का, और बायोलॉजी में मेरे को इतना कंटेंट 2 महीने के अंदर कवर करना है। ये मेरा चैप्टर टारगेट हो गया, वो मेरे पास रेडी है। क्या करना है वो टारगेट भी रेडी है, ठीक है। तो हम कितने दिन के लिए पढ़ रहे हैं? 8 वीक के लिए पढ़ रहे हैं, संडे को छोड़ दिया हमने। और डेली कितना पढ़ना है हमें? लर्निंग कितने की हो रही है? 4.5 घंटे की हर रोज़ लर्निंग हो रही है क्लासरूम में। तो वैसे अगर 48 डेज देखेंगे, 8 वीक्स मतलब 48 डेज, तो टोटल कितने घंटे की लर्निंग हो रही है? 216 घंटे की लर्निंग मेरी हो रही है, ठीक है। ये एस्टिमेट हमने निकाल लिया। अच्छा, तो हमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है लर्निंग आवर्स को? 86 आवर्स इज़ फॉर बायोलॉजी, नीट के लिए, नीट के बच्चों के लिए 86, क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा है बायोलॉजी के लिए, और बाकी का जो टाइम है 50-50 हम फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए रख देंगे। हमारे JEE के बच्चे इसको इक्वली डिवाइड कर दें तो वो हमारा लर्निंग आवर पर सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे तो वो ये देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो क्लासरूम रेगुलर अटेंड करोगे तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेल्फ स्टडी, जो प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं, डेली कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं हम? 7.5 घंटा। 8 वीक मतलब 48 डेज में 7.5 घंटा अगर हम पढ़ेंगे तो कितने आवर्स की मेरी सेल्फ स्टडी हो रही है? 360 आवर्स की मेरी सेल्फ स्टडी हो रही है 2 हफ्तों में, ठीक है। 2 वीक्स में, 2 वीक्स नहीं, 8 वीक्स में, ठीक है। तो उसको हमने कैटेगरी कर दिया। ये क्या हर रोज पढ़ने की बात नहीं, हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, इससे आउटकम क्या आएगा वो ज़रूरी होगा। तो फिजिक्स को हम टोटल 108 आवर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, केमिस्ट्री को 108, और ये 144 आवर बायोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट वो हो जाएगा। यहाँ से 7.5 घंटा जो हम सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, 7.5 घंटा डेली, कितने दिनों के लिए? 48 डेज़ के लिए। तो मेरे पास कितने टोटल आवर्स की स्टडी हो गई? 360 आवर्स की टोटल स्टडी हो गई। तो 360 आवर्स में से 108 आवर्स मेरा फिजिक्स की पढ़ाई हो जानी चाहिए, 108 आवर्स केमिस्ट्री की, और 144 आवर्स बायोलॉजी की। JEE के बच्चे इसको उस हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है। उसमें से क्लास नोट्स को रिवाइज करने में भी टाइम देना पड़ेगा ना, तो 10 घंटा टोटल, 8 वीक में से 10 घंटा तो मैं क्लासरूम के नोट्स रिवाइज करूँगा। बायोलॉजी को नीट के बच्चों के लिए ज़्यादा वेटेज डाल दिया है क्योंकि वो सब्जेक्ट बड़ा है, उसका वेटेज भी बड़ा है, ठीक है। सो 108 घंटे में से 10 घंटे चले गए, 98 घंटे बचे, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टोटल प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस किसकी करोगे? थ्योरी की प्रैक्टिस होती है क्या? फॉर्मूला याद करने की प्रैक्टिस होती है क्या? नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होती है ना। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्रैक्टिस में। ये जो टाइम टेबल है बच्चों, ये कहा गया टाइम टेबल, ये वाला जो टाइम टेबल है, यहाँ पे तुम्हें न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। थ्योरी तो तुम्हारी क्लासरूम में हो जा रही है ना, थ्योरी, और क्लास नोट्स भी यही रिवाइज कर लेंगे 1-1 घंटा। 3 घंटे में से 1 घंटा में नोट्स रिवाइज करो और बचे हुए 2 घंटे के मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम तुम्हारा हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि मैं फिजिक्स यहाँ पे पढ़ूंगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स होगा, तो वो उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन तुम वैसे कर लेना इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या करना है? तुम्हें नोट्स को रिवाइज करना है और साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे? ये 3 स्टेप के अंदर ही सभी क्वेश्चन है। क्लासरूम के क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस एग्जाम जो हो गए उसके क्वेश्चंस हो गए, जो DPP है उसके क्वेश्चंस हो गए हैं, प्रीवियस ईयर की बुक मैंने रिकमेंड की उसके अंदर के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। सो टोटल इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे 8 हफ्तों में। फिजिक्स के 1470 क्वेश्चन हो जाएंगे, केमिस्ट्री के 1960 क्वेश्चन हो जाएंगे, बायोलॉजी के 4500। तो सो इतने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे ऑटोमेटिकली। क्या ये ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसका आउटकम बता रहे कि तुम्हारी इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर इतने घंटे तुम अलॉट करोगे, और अगर तुम इतने घंटे पढ़ोगे डेली 7.5 घंटे, तो ये पॉसिबल है।
ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है वो भी देख लिया कि मैंने टाइम टेबल में कौन से चैप्टर को टारगेट करना है वो भी लिख लिया, टाइम टेबल भी बना लिया, एस्टिमेशन से मेरे कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो भी मेरे पास आ गया। अभी इसको मॉनिटर करना पड़ेगा ना, यहाँ तक तो सभी कर लेते हैं यार, ये एस्टिमेट बनाने में बहुत मज़ा आता है, ये कर लिया वो कर लिया हुआ। अभी हम कर रहे हैं, हमसे फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखने के लिए हमें कुछ मॉनिटरिंग चार्ट भी देखना पड़ेगा ना। तो हमने एक चार्ट में दे दूंगा, ये पीडीएफ तुम लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, ये पूरी की पूरी पीडीएफ, ताकि तुम इससे ले सको ये सभी चीज़ें। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, लेट्स से फिजिक्स, लर्निंग और प्रैक्टिस, ये दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, लर्निंग, थ्योरी एंड रिवीजन, मतलब न्यूमेरिकल वगैरह सब यहाँ पे आ गया। आज क्लास गया मैं, यस गया। फिजिक्स का क्लास अटेंड किया, किया। केमिस्ट्री का क्लास अटेंड किया, किया। तो वैसे तुम स्ट्राइक ऑफ करते चले जाओ, वो तुम्हें बताएगा कि आज मॉनिटर करने में तुम्हें हेल्प करेगा कि लर्निंग आवर्स मेरे अचीव हो गए। आज फिजिक्स के क्लास गए, मॉर्निंग में गए तो 1 घंटा स्ट्राइक कर दिया, इसको 1 घंटा हो गया। 65 डेज़ का ये कंप्लीट हमारा है, 65 आवर्स का लर्निंग का। फिर घर पे आया मैं, घर पे आज मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, कितना घंटा पढ़ा मैंने, 1 घंटा पढ़ा, काट दिया 1। 2 घंटा पढ़ा, 2 घंटे काट दिए। मतलब मेरे 2 मंथ्स का जो प्लान है, 8 वीक्स का जो प्लान है, उसके अंदर से आज के मेरे 2 आवर्स कंप्लीट हो गए। अगर मान लो आज मैं फिजिक्स 3 घंटा पढ़ता हूँ तो यहाँ पे ऐसे 3 तक काट देना तुम, ठीक है, वैसा हो जाएगा। एवरी डे का मॉनिटर करना है, दिस इज़ फॉर एवरी डे। ठीक है, केमिस्ट्री का भी वैसा है, बायो का भी वैसा है और ये वैसा है। इसके अंदर तुम्हें लगता है मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा ट्यून कर लूँ ये चार्ट, तो तुम उस हिसाब से फ्लेक्सिबली कर सकते हैं। तो बहुत बच्चे होते हैं कि सर तुम मॉनिटर करोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि एवरीडे मैं कितना पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि एक दिन तुम फिजिक्स ज़्यादा पढ़ लिया, एक दिन तुम केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ लिया, एक दिन तुम बायो पढ़े ही नहीं या मैथ्स पढ़े ही नहीं। तो वो तुम्हें हेल्प करेगा कि अच्छा मेरा डे टू डे ट्रैकिंग में ये चीज़ें हो रही है कि आज मैं फिजिक्स 3 घंटा पढ़ा, केमिस्ट्री तो पढ़ा ही नहीं, बायोलॉजी में 4 घंटा पढ़ लिया। उस हिसाब से वो तुम्हें हेल्प करेगा कि आज के आज में कितना पढ़ना चाहिए, और कल की प्लानिंग इस हिसाब से तुम्हें देखने को मिलेगी। ठीक है, आज तुमने फिजिक्स के कितने क्वेश्चंस किए, तो मैंने 10 के काउंट में रखे। 10 क्वेश्चन किए तो स्ट्राइक करो, 20 क्वेश्चन किए तो 20 तक काट दो। बायो के तुम ज़्यादा करते हो इसलिए मैंने वेटेज ज़्यादा रखा है, 20, 40, 60 वगैरह। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा, वो तो क्या रट्टा वाला सब्जेक्ट है ना ये पूरा, तो वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, थोड़ी थ्योरी आती है। तो आज अगर मैं 10 क्वेश्चन किए तो 10 को स्ट्राइक करो, कुछ भी नहीं किया तो स्ट्राइक ही मत करो, तुम्हें आइडेंटिफाई हो जाए कि आज मैंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं किए। इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ना हमें 2 हफ्ते में, 2 महीने में, तो आज उसमें से मैंने कितने किए, कल कितने किए, टोटल कितने हुए, 30 हुए, 3 दिन में टोटल 30 हुए तो 30 तक स्ट्राइक करो। एक ही दिन में 30 हो गए तो आज के आज उसको स्ट्राइक कर दो, खुद से ऑनेस्ट रहो। ये वैसे ये हो गया मॉनिटरिंग चार्ट। ठीक है, और ये तीसरा चार्ट है, डेली डेली इसको मॉनिटर करना है। क्या मैंने लर्निंग आवर्स अचीव हुए, क्या मैं डेली क्लास गया, अगर गए तो यस, अगर नहीं गए तो नो करो, और सामने खुद का ऑनेस्ट रीज़न रखो, और ये किसी को दिखाओ मत, ये तुम्हारे लिए है सब चीज़। अगर क्लास नहीं गए यहाँ पे एन लिखो, क्यों नहीं गए उसका रीज़न लिखना यहाँ पे, और फिर एनालाइज करना हफ्ते भर बाद कि मैं क्लास क्यों मिस कर रहा था। अगर नहीं मिस किया तो वेल एंड गुड। क्या सेल्फ स्टडी किए, जितने हमने टाइम अलॉट किए थे 7.5 घंटा मेरी सेल्फ स्टडी हुई, अगर हुई तो यस करो, अगर नहीं हुई तो कितने घंटे नहीं हुई और क्यों नहीं हुई खुद से यहाँ पे लिखो। ठीक है, पूरी प्रैक्टिस हुई और प्रैक्टिस का चार्ट तुमने मॉनिटर किया कि कितने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, कितने नहीं किए, क्या इसको मॉनिटर किया मैंने, उसको भी यस नो में लिख लेना। ये तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम प्लानिंग भी किए और तुम उसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हो। तो दिस विल हेल्प यू टू डू दिस थिंग। ठीक है, संडे को हमारी एग्ज़ाम रहती है, जैसे कि मंडे को होती है, तो मैं यहाँ पे संडे लिख दिया। तो जैसे हमारी संडे को एग्ज़ाम है, हाँ हमारी संडे को ही एग्ज़ाम है, 7 तारीख को, 14 तारीख को। ठीक है, तो टेस्ट देना, मोस्टली कुछ एग्ज़ाम तुम्हारे संडे को होंगे, कुछ एग्ज़ाम मंडे को होंगे, तो ऐसा मान लेते एक ही दिन में तुम्हारे तीनों एग्ज़ाम हैं। ठीक है, तो 3 घंटे की एग्ज़ाम हो गई तुम्हारी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या जिसका बायो वो बायो की। 2 घंटे तुम उसके ऊपर एनालिसिस करो, 3 घंटे टेस्ट हो जाएगी तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और जिसका बायो बायो। और वो जो एग्ज़ाम के बाद तुम्हें तुरंत एनालिसिस करना है कि यार ये कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, आज की एग्ज़ाम मेरे को कैसे गई, और जो मैं रिवाइज़ किया वो सही ढंग से रिवाइज़ किया, क्या मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, कौन से इसके अंदर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, उसका जो सोल्यूशन दिया है वो मुझे समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है तो मैं सर से पूछ लूँगा या मेरे दोस्त से पूछ लूँगा। तो 5 घंटे तुम
संडे को बिजी रहोगे, बस 3 घंटे एग्ज़ाम और 2 घंटे उसके ऊपर तुम चर्चा एनालिसिस करोगे, उसके बाद संडे एंजॉय कर लो ना। अगर ये करोगे तो संडे एंजॉय करना, नहीं तो तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर ये कंडीशन अप्लाई कि अगर हम ये एनवायरनमेंट में जीना चाहते हैं जहाँ पे हमें रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करनी है ये शेड्यूल के साथ, तो अगर ये पूरा फॉलो हो रहा है तो हमारा पूरा हक है मैं संडे एंजॉय करूँ 5 घंटे छोड़ के, ठीक है। और नेक्स्ट 4 संडेज जो मैंने टाइम टेबल के बाद जो मार्च का दिया है उनके संडे में क्या करना है उसका प्लानिंग में आगे बताऊंगा कि यू हैव टू इम्प्रूव योर वीकनेस। तो हम पूरे मिलके ऐसे ग्रुप डिस्कशन करेंगे, बताओ भाई तुमने किया ये फॉलो, तुमने किया फॉलो, उसका आउटकम क्या आया, तुम्हें क्या वीकनेस तुम्हारी लगती है, हम इंडिविजुअल से पूछेंगे और इंडिविजुअल से इनपुट लेंगे और उनको हम सलाह मशवरत करेंगे कि ये वीकनेस है तो इस प्रकार से उसके टारगेट करना तुम, ठीक है। तो हम एवरी संडे वो मीटिंग लेंगे, वो आगे की बात होगी, तुम्हें यहाँ तक ये सभी चीज़ें करनी है, ठीक है। 2-3 प्रिकॉशंस जो मैंने पूरे थ्रू आउट द डिस्कशन बोला था वो यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। हेल्थ का ख्याल रखना है, अच्छा खाना है, हेल्दी फूड खाना है, घर का खाओ, घर का हेल्दी होता है, हेल्दी फूड ऐसे बाहर जाके नहीं मिलता, घर का खाना हेल्दी खाना। ऐसा मत करना कि जोमेटो से ऑर्डर किया फिर मैं घर पे खा रहा हूँ ये घर का खाना है, नहीं। मैदा नहीं खाना है, ठीक है। जंक फूड नहीं खाना है, उससे नींद आती है, वो डिस्कस कर चुके हम क्या करना है। और मॉनिटर करना है कि प्रिकॉशन मॉनिटर करो कि तुम चार्ट फिलअप कर रहे हो, उसको सीरियसली लेना है कि छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा आदमी बना देती। तुम्हें लगता है ये छोटी चीज़ है ना, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। तुम्हें लगता है क्या छोटी चीज़ बोल रहा है ये, तो उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन दो। ये छोटी चीज़ है ना, मुझे देखने दो ये कितनी छोटी है। जितनी छोटी चीज़ रहेगी उतना बड़ा इम्पैक्ट उसका होता है। चार्ट को मॉनिटर करना जिसे लगता है छोटी चीज़ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रैटेजी को चेंज मत करो, हफ्ते दर हफ्ते कोई फॉलो कर रहा है, कोई ये कर रहा है, स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहोगे फिर मैच जीत नहीं पाएंगे, हम स्ट्रॉन्ग टीम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। टीम मतलब हम खुद ही एक टीम है। ये सभी चीज़ें मॉनिटर करना, पढ़ाई करना, हेल्थ का ख्याल रखना, क्लास रेगुलर जाना, प्रैक्टिस करना, नहीं आता है तो किसी से पूछना, ये हम खुद एक टीम है। मेक श्योर यू रेगुलरली फॉलो योर रूटीन। एंड द लास्ट थिंग, डू नॉट चेंज द स्टडी मटेरियल। बार बार मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, स्टडी मटेरियल चेंज मत करो। किसी दूसरे की नोट्स लेके कोई फ़ायदा नहीं, किसी तीसरे का कोई रेफरेंस बुक लेके कोई फ़ायदा नहीं, किसी के तीसरे के क्लास की बुक लेके कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारे पास जो है उसके ऊपर भरोसा रखना है। हाँ, अगर किसी को खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं तो फिर उसको कहना ही क्या, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। उसको खुद के ऊपर भरोसा रखो, जो तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं उसको भरोसा रखो और उसी हिसाब से आगे चलो। किसी के स्ट्रैटेजी, किसी के प्लानिंग से सचिन तेंदुलकर की बैटिंग स्टाइल अडॉप्ट करके कोई सचिन तेंदुलकर कभी बना नहीं और ना कभी बन पाएगा, ठीक है। तो अपनी स्टाइल से चलो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और ये चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा।